रियल नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन लगभग हर एक चैप्टर में होता है। रियल नंबर हम लोग 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। हम लोग यहाँ भी वही चीज़ पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हर एक क्लास बढ़ते जा रहा है हम लोग का, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड होती जाती हैं। 10th क्लास के जो रियल नंबर चैप्टर है, 10th क्लास का जो रियल नंबर चैप्टर है, इसमें जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एज ए प्रूफ होता है। जैसे √5 को रैशनल प्रूफ करना हो गया, या √2 + √3 को रैशनल प्रूफ करना हो गया। तो ये सब तो सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स यूज हो रहा होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको मालूम चलेगा कि हाँ, जैसे कभी ये लिख दिया जाए कि 2n, तो ये हमेशा एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे हम n का कोई भी इंटीजर वैल्यू रखते हैं, या 2n - 1 है या 2n + 1 है, ये हमेशा एक और नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे हम n का कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दें। इस तरह का बहुत सारा टर्म्स आ रहा होगा पूरे एक्सरसाइज में। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि रियल नंबर की फैमिली में जितना सारा भी नंबर्स आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर में फिर से यही चीज़ पढ़ना होता है और बहुत डीपली पढ़ना होता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन 11th क्लास का 12th के बोर्ड में जाके पूछा जाता है सिर्फ रियल नंबर के चैप्टर से। इसलिए उस ध्यान से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के ट्री डायग्राम से। मतलब इसके अंदर कौन कौन सा नंबर आता है उसका फुल डिटेल जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले अगर रियल नंबर से ही शुरू करें तो रियल नंबर का हिंदी अपने आप में वास्तविक संख्या होता है। रियल का मतलब वास्तविक। अच्छा, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेसिमल नंबर। अच्छा, ये उसके पहले एक ये चीज जानना कि रियल नंबर होता क्या है। बताइए हमको रियल नंबर होता क्या है, कौन से नंबर को रियल नंबर बोल रहे होंगे। तो ये जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे या 8th क्लास में पढ़ते थे कि एक नंबर लाइन बनाते थे, या जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ में नंबर लाइन बनाया जाता है, हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। तो अगर यहाँ 0 सपोज करते हैं तो यहाँ तो 1 लिख रहे होंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक हम लोग जाते हैं। ऐसे ही पीछे घटते घटते हम लोग -इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बीच में भी तो बहुत सारा नंबर आता है। जैसे अगर हमको कभी 0.5 दिखाना पड़ गया तो यहाँ पे दिखा रहे होंगे, 0.4 दिखाना पड़ गया तो इसके जस्ट पहले दिखा रहे होंगे, 0.45 दिखाना पड़ गया तो यहाँ पे दिखा रहे होंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स को हम किसी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में टोटल इनफाइनाइट अनंत संख्याएं हो सकती है। तो वो सारा नंबर जिसको कि हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सब का सब अपने आप में रियल नंबर होगा। इसका मतलब अगर हमको बताना है कि रियल नंबर होता क्या है तो हम एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक के बीच का जितना भी सारा नंबर होता है वो सबका सब रियल नंबर होता है। अच्छा, अगर हम लोग रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो डेसिमल नंबर, एक तो होगा डेसिमल नंबर होगा, और एक जो डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो क्या होगा, इंटीजर होगा। डेसिमल नहीं होगा तो अपने आप में इंटीजर हो जाएगा। तो हमारी क्लास के लिए जो 10th क्लास का रियल नंबर है उसके लिए ये पढ़ना भी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना बहुत अच्छे से। ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चूंकि काम कर रही है क्लास में वो इसका कारण बहुत है। तो डेसिमल नंबर को हम लोग, अच्छा डेसिमल नंबर का मतलब हुआ जैसे 0.5 डेसिमल हुआ, 0.52 डेसिमल हुआ, 0. अच्छा कोई 0 नहीं कि 0 हो, यहाँ कोई भी नंबर भी हो सकता है, 52 52 52 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी तो डेसिमल नंबर है। फिर अगर 0.52 3 2 1 अपने मन से कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे 4 3 5 ऐसे डॉट डॉट बढ़ते हैं, तो ये भी एक तरह का डेसिमल नंबर है। ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल। किसी का मन करे तो इसको 8 बना दें, किसी का मन करे तो इसको 6 बना दें, मतलब किसी भी तरह से हमको डेसिमल दिखा देना यहाँ पे। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सब अपने आप में एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको इसके बेसिस पे, अब जैसे यहाँ पे सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, 52 52 52 ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, कुछ डिजिट के बाद खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, लेकिन डेसिमल के बाद ये खत्म भी नहीं हो रहा है और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोल रहे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको पूरे डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। अब जैसे डेसिमल नंबर तो समझ में आ रहा होगा सबको, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो जो टर्मिनेट कर जाए, और एक जो टर्मिनेट नहीं करे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, अच्छा टर्मिनेट कैसे होगा सर? टर्मिनेट कौन सा नंबर टर्मिनेट हो जाए? जैसे एग्जाम्पल देखो बताइए हमको। जैसे एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 10/2 टर्मिनेट हो गया, 5/2 जब 5 में 2 का डिवाइड कर रहे होंगे तो 2.5 आ रहा होगा, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। अच्छा इसका मतलब सर 7/4 भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जब 7 में 4 का डिवाइड होगा तो ये 4.25 मिल रहा होगा, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। एक मिनट सर, हमको ये बताइए, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पहचाने कि कौन सा जो P/Q के फॉर्म में नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका भी एक तरीका है, कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। फिर से सुनिएगा, कोई भी P/Q के फॉर्म वाला नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, मतलब सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो 5 हो, मतलब सिर्फ 5 होना चाहिए, या दोनों हो, मतलब 2 × 5 के फॉर्म में हो, वो सारा का सारा नंबर टर्मिनेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं कि 5/8 लिखा हुआ है, हम ये बोल सकते हैं कि इस 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है हमको। ये 3 को ये मत समझिए कि 3 भी इसमें, वो 2 का पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिखा जा रहा है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर हमको सिर्फ 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन 5/8 है, मतलब 5/2 का पावर 3 है, जब 5 में 8 का डिवाइड कर रहे होंगे तो वो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। और वो कितने डिजिट बाद पूरी तरह से टर्मिनेट होगा? तो 3 डिजिट के बाद पूरी तरह से टर्मिनेट हो रहा होगा। एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 17/125 लिख दिया जाए। इसका मतलब 17/125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 मिला हमको, और सिर्फ 5 मिला, इसका मतलब जब इसमें इसका डिवाइड कर रहे होंगे तो ये पूरा कट रहा होगा डेसिमल के कुछ डिजिट बाद, और वो कितने डिजिट बाद? तो जो 5 का पावर है उतने डिजिट बाद। इसको ऐसे आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल पहले देख लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 9 नहीं लिख, यहाँ पे 11 लिख देते हैं, और यहाँ पे 6 लिख देते हैं 6। इस 11/6 को हम 2 × 3 बोल सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 2 तो है, लेकिन 3 आ गई इसके साथ साथ, मतलब ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा। अच्छा मान लेते हैं कि 11/40 लिखा हुआ है। इसका मतलब 11 इस 40 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको 8 × 5 लिख सकते हैं, और 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3 × 5। या तो डिनोमिनेटर में 2 हो तब पूरा टर्मिनेट हो रहा होगा, या तो डिनोमिनेटर में 5 हो तब भी पूरा टर्मिनेट हो रहा होगा, या 2 और 5 दोनों हो तब भी पूरा टर्मिनेट हो रहा होगा। इसका मतलब इस 11 में 40 का डिवाइड कर दें तो वो जो आंसर आ रहा होगा वो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद पूरी तरह से टर्मिनेट हो रहा होगा। और कितने डिजिट बाद? तो 2 और 5 में जिसका पावर हाईएस्ट है उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा होगा। सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जैसे मान लेते हैं कि 11 यहाँ पे मान लेते हैं 120 कर दिया गया। अगर हम 120 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, और 2 से 15 बार में लग रहा होगा, फिर 3 से 5 बार में लग रहा होगा। इसका मतलब इस 120 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या ये पूरा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जब इसमें इसका डिवाइड होगा तो क्या डेसिमल के कुछ डिजिट बाद ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 2 तो दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है हमको, लेकिन इसके अलावा 3 भी दिख रहा है। तो 2 खाली दिखे तब भी टर्मिनेटिंग, 5 खाली दिखे तब भी टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर दिख जाए, कोई भी तीसरा नंबर, तो हम बोल रहे हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब जब इसमें इसका डिवाइड लाएंगे तो डेसिमल के बाद भी कभी लास्ट ही नहीं होगा, हमेशा डिवाइड लगते ही रहेगा। होप सबको समझ में आ रहा होगा ये। तो इस तरह से हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को डिफरेंशिएट करते हैं, और टर्मिनेटिंग में किस तरह से पहचानने का तरीका आपको बता दिया गया है, उसको ऐसे नोट्स बना के आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा
डिनोमिनेटर जो होगा मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसमें आइदर 2 आ रहा होगा और 5 आ रहा होगा, बस। आइदर 2 और 5 का मतलब होता है या तो 2 या तो 5 या दोनों आ रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जैसे 0.34343434 ये बार बार रिपीट होते जा रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, एक नंबर ऐसे भी हो सकता है जैसे 343443344 टाइम्स 4 ऐसे, इसका मतलब ये तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं है जो रिपीट हो रहा है। यहाँ 3 एक बार 4 है, 3 2 बार 4 है, 3 3 बार 4 है, 3 4 बार 4 है, इसका मतलब आगे 3 और 5 बार 4 मिल रहा होगा, मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको नॉन रिपीटिंग बोल रहे होंगे। NT शॉर्ट में कहा जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है कोई पैटर्न, तो इसको NTR बोला जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होता है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो NTR मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, और एक NTNR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। NTNR को हम लोग NTNR के एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे 10/3 मतलब जब 10 में 3 का डिवाइड हो रहा होगा तो 3.3333 ऐसे डॉलर मिल जाएगा। अच्छा, ये तो इस दोनों में एक सिमिलरिटी ये है जो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे बताया गया कि डिनोमिनेटर में आइदर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। जैसे 10 मान लेते हैं कि 6 लिखा हुआ है, तो इसको तो हम 5/3 लिख सकते हैं। तो जब इसके डिनोमिनेटर में ना 2 आए ना 5 आए, उसके अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाता है। अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल बताते हैं तब जाकर और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी इसके पहले वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ था 11/120, 11 को 120 को हम 2 का पावर 3 मतलब 8 इंटू 5 मतलब 40 और इंटू में 3 लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 2 आया, ठीक है, 2 आया, फिर 5 आया, ये भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा 3 आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा जब भी हमको तीसरा नंबर दिख रहा हो, 2 और 5 के अलावा जब हमको तीसरा नंबर दिख रहा हो, वो तीसरा नंबर कोई भी हो सकता है, वो तीसरा नंबर 3 हो 7 हो, कोई भी एक प्राइम नंबर हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में लिखते हैं। मतलब जब इसमें इसका डिवाइड कर रहे होंगे तो डेसिमल के बाद वो नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमको हमेशा एक फिक्स पैटर्न मिल रहा होगा। फिर से समझिएगा इसको। जैसे मान लेते हैं कि 11 है या 13 मान लेते हैं, इसके नीचे 8 लिखा हुआ है, 13 के नीचे 125 लिखा हुआ है, 13 के नीचे 20 लिखा हुआ है, और 13 के नीचे मान लेते हैं 60 लिखा हुआ है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमको टर्मिनेटिंग पहचानना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रूल है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 मिले या 5 मिले या दोनों का प्रोडक्ट दिख जाए, तो हम बोल रहे होंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। तो इस 8 की जगह हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो सिर्फ 2 दिख रहा है, मतलब ये टर्मिनेट करेगा 3 डिजिट के बाद। इस 125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, सिर्फ 5 दिखा, मतलब ये भी टर्मिनेट हो रहा होगा डेसिमल के 3 डिजिट के बाद। अच्छा, इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू में 5 मतलब 4 5 या 20 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब 2 भी दिखा 5 भी दिखा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी नंबर टर्मिनेट कर रहा होगा, ये भी टर्मिनेटिंग ये भी टर्मिनेट हो रहा होगा। लेकिन जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 60 का, तो ये तो 2 का पावर 3 है, इसको एक बार फैक्टराइज कर लीजिए यहाँ पे। जैसे इसको हम 3 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो 20 का तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 2 इंटू 5, 2 दिखा ठीक है, 5 दिखा ये भी ठीक है, लेकिन इस दोनों के अलावा अगर हमको कोई तीसरा नंबर दिख जाए तो हम ये बोल रहे होंगे कि ये जो पूरा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट हो रहा होगा। मतलब जब इसमें इसका डिवाइड किया जाएगा, ये आप लोग मोबाइल के कैलकुलेटर में भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि डेसिमल के
बाद कुछ ऐसा नंबर आएगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ये, क्योंकि यही चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसका ये मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब इसको शॉर्ट में अगर समझाना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 and 5 के अलावे कोई और प्राइम नंबर हो सकता है, कोई और प्राइम नंबर होगा, हमेशा होगा, कंपल्सरी हमेशा होगा ही होगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 0.5432 ऐसे रिपीट होते जा रहा है। ऐसे कोई नंबर ये खत्म नहीं हो रहा है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, मतलब कोई भी पैटर्न हमको इसमें रिपीट होता हुआ नहीं मिल रहा है। जैसे 0.312056 ऐसे बार बार नंबर रिपीट होते जा रहा है। तो ये सारा ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ साथ कोई भी पैटर्न रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में रख होंगे। और ऐसे ही नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और जो बहुत फेमस एग्जांपल होता है इरेशनल नंबर का, उसमें हम लोग पाई को इंक्लूड करते हैं। पाई तो सबके नॉलेज में होगा। इसके साथ साथ एक ई लिख लीजिएगा, ई, जिसको कि एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ई जो कि हम लोग को 11th क्लास में जाके पढ़ना होता है, लॉ के चैप्टर में। और जो आईसीएसई बोर्ड में होते हैं उनको 10th में भी पढ़ना होता है या 9th में भी पढ़ना होता है। ई लिख लीजिएगा। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर 22/7 को क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज बहुत क्लियर रखना है कि पाई को हम लोग 22/7 ही बोलते हैं। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओनली वी यूज 22/7 इंस्टीड ऑफ पाई। सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 22/7 का यूज किया जाता है पाई की जगह पे। पाई का जो वैल्यू होता है 3.1459 इस तरह से कुछ करके होता है। तो जब हम इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो इसका भी अप्रॉक्स वैल्यू इसके बराबर आता है, एक्यूरेट इसके बराबर नहीं आता है। पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है। और जब इसमें इसका डिवाइड हो रहा होगा, जब 22 में 7 का डिवाइड हो रहा होगा, तो डेसिमल के बाद तो ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें न 2 है न 5 है। डेसिमल के बाद ये कभी खत्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो ये चीज बहुत क्लियर रखिएगा कि पाई को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन 22/7 को 22/7 को एक रैशनल नंबर बोला जाएगा। पाई को 22/7 इसलिए हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। हम लोग अप्रॉक्स आंसर दे रहे होते हैं। कभी भी जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो कभी जरूरत होता है तो 22/7 भी लिख लिया जाता है। तो 22/7 हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लिख रहे होते हैं पाई की जगह पे, न कि 22/7 का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। इस चीज को क्लियर रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में पाई को रखा गया, ई को रखा गया। हम लोग √2 को भी रख सकते हैं, ये 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। जो 2 का हम लोग अंडर रूट अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये 1.141 इस तरह से कभी रिपीट, ये न कभी रिपीट हो रहा होगा न कभी खत्म हो रहा होगा। मतलब ऐसा सारा नंबर रूट के अंदर लिखा जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट नहीं हो सकता है, वो सारा का सारा नंबर, मतलब सर्च वाला सारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे √5 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं, ऐसे समझना है इसको। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा। रियल नंबर को डेसिमल इंटीजर में डिवाइड करते हैं, डेसिमल को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है तो रिपीट भी कर सकता है और रिपीट नहीं भी कर सकता है। जो रिपीट नहीं करे वो इरेशनल नंबर, और जो रिपीट करेगा उसको सिंपल रैशनल नंबर बोलना होगा। सिंपल रैशनल नंबर कहा जाएगा। रैशनल नंबर ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाएगा रैशनल नंबर। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटीजर्स में। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके 10th क्लास की एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ये जानना कि जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, सिर्फ इतना ही हो, तब तो वो टर्मिनेट हो रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिपीट हो रहा होगा। ये चीज समझना जरूरी है। अब आते हैं इंटीजर की तरफ। इसको हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है, इसको हटा के फिर उसको बताना होगा। जो इंटीजर है इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। 2 तरीके से पढ़ने का मतलब है, इसको या तो हम लोग इस तरह से डिवाइड करें कि चाहे ऐसे नहीं बता के इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर। इंटीजर को या तो हम लोग इवन नंबर या तो ऑड नंबर बोल रहे होंगे,
और नंबर। इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इवन कौन कौन सा नंबर होगा सर, जैसे 0, 2, 4 फिर 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। मतलब जो 2 से कटने वाला नंबर है वो सारा का सारा इवन हो रहा होगा। -2, -4, -6 ऐसे पीछे पीछे तक आते जाएगा -∞ तक। और ऑड नंबर वो सारा नंबर जो 2 से नहीं कट रहा हो, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे तक। और -3 माइनस का 1 भी होगा, -3, -5 एंड पीछे तक, ये सारा नंबर ऑड नंबर होगा। इंटीजर को हम लोग 2 पार्ट, अच्छा बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा सिर्फ इवन में 0 को क्यों लिखते हैं। हाँ, तो 0 भी एक इवन नंबर ही होता है। हालांकि इसको हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, लेकिन 0 को भी इवन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका बहुत सारा प्रूफ होता है। जैसे हर एक इवन नंबर 2-2 के गैप पे चलता है, तो 2 के बाद 4 मिला, 2 आगे, 4 के बाद 6 मिलेगा, 2 आगे, 6 के बाद 2 आगे अगर जाते हैं तो 8 मिल रहा होगा। मतलब 2-2 के गैप पे सारा इवन नंबर मिल रहा होगा। तो सर इसका मतलब आगे जाएंगे तो पीछे नहीं आ सकते हैं क्या? हाँ, पीछे आएंगे ना। पीछे आएंगे अगर 2 पीछे आते हैं तो वो 0 मिल रहा होगा। तो जैसे ही इवन के 2 पीछे आए तो जो नंबर मिलेगा वो भी इवन होगा। इसके 2 पीछे आ जाए तो -2 मिलेगा, 2 पीछे आ जाए -4 मिल रहा होगा। इसका मतलब या तो आगे बढ़े 2-2 के गैप पे, या पीछे आए 2-2 के गैप पे, हमको जो नंबर्स मिल रहा होगा वो सारा का सारा नंबर इवन होगा। तो इस तरीका से 0 इवन नंबर होता है। इसका और प्रूफ ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी भी नंबर के पावर में, जैसे मान लेते हैं -2 के पावर में अगर इवन नंबर लिख दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा होता है। जैसे 2 का पावर 4 तो 16 होगा, और माइनस को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर प्लस में आ रहा होगा। -2 का पावर अगर 6 कर दें तो 2 का पावर 6 तो 64 होगा, और माइनस का पावर इवन नंबर प्लस ही आ रहा होगा। तो ये भी एक इवन नंबर प्रूफ करने का एक तरीका होता है कि अगर हम किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर के पावर में अगर लिखते हैं तो उससे जो आंसर आ रहा होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा। इसका मतलब अगर हम -2 के पावर में अगर 0 को लिख देते हैं तो इससे तो हमको 1 मिलेगा। किसी भी नंबर की पावर में 0 1 होता है, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है। इसका अगर 1 पॉजिटिव हुआ, मतलब आंसर अगर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब जो पावर में बैठा हुआ है वो एक इवन नंबर है। तो ऐसे भी 0 को हम इवन नंबर बोल सकते हैं। ऐसे और भी प्रूफ होता है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि 0 इज ऑल्सो है इवन नंबर। अच्छा, तो ये हो गया। इंटीजर को या तो हम इवन नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर को या तो हम ऑड नंबर बोल रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमको ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो एक दूसरा तरीका होता है, या तो हम निगेटिव इंटीजर का बात करें, या 0 का बात करें, या पॉजिटिव इंटीजर का बात करें। अच्छा, इसमें भी एक ध्यान देने का बात है। पहले हमको ये समझना है कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर वो सारा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, और पीछे -1, -2 ऐसे बढ़ते बढ़ते माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये सारा नंबर अपने आप में इंटीजर है। इसी में से सिर्फ सारे इवन को उठा लिए तो इधर चला गया, जो बच गया वो सारा ऑड में चला गया। अगर हमको ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सारा निगेटिव इंटीजर, एक सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर, और जो बीच में हो गया 0, मतलब इसको हम न्यूट्रल वैल्यू बोल सकते हैं। एक मिनट से न्यूट्रल से याद आ रहा है, न्यूट्रल तो सर हमारे गाड़ी में होता है। हाँ, न्यूट्रल हमारी गाड़ी में होता है। जो हम लोग गियर चेंज करते हैं वहाँ पे न्यूट्रल का काम होता है। जैसे हमको कभी गाड़ी रोकना होता है तो हम गाड़ी को न्यूट्रल में कर देते हैं, और जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है तो हम लोग उसके गियर को बढ़ा देते हैं। तो अभी जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी अपने गियर को टॉप मोड पे ले आइए, ताकि पढ़ने में मजा आ रहा हो। ऐसा नहीं कोई सुस्त होकर बैठा हुआ है, ऐसे सो के मोबाइल देख रहा है, ऐसे मत करिए। आराम से सही पोजीशन में बैठ जाइए और अपने गियर को 4th पोजीशन पे ले आइए, ताकि पढ़ने में मजा आ रहा हो। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर को, ये निगेटिव पोर्शन एक तरफ, पॉजिटिव पोर्शन एक तरफ, और जो 0 है उसको बीच में रखा होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सबको। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर का मतलब समझ में आ गया होगा, माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते बढ़ते -2, -1 ऐसे बस यहीं तक। और न्यूट्रल का मतलब तो 0 हो गया, और पॉजिटिव का मतलब हो गया जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। ये सारा नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गया। फिर हम लोग इस पॉजिटिव इंटीजर को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक तो जो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर्स, और एक जो कंपोजिट होगा, कंपोजिट नंबर, और एक तीसरा और नंबर होता है। एक तो प्राइम नंबर हो गया, एक कंपोजिट हो गया, एक 1। इस 1 को हम साइड में कर दिए। जो बाकी नंबर्स बचा उसमें या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा।
सर प्राइम किसको बोल रहे होंगे? सर प्राइम तो पढ़ाया गया था लेकिन याद नहीं आ रहा है प्राइम नंबर मतलब सर। अच्छा प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, याद रखना है। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। अच्छा 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 हो रहा होगा, फिर 7 होगा। अच्छा सर दो गैप पे जा रहा है, 5 फिर 7 फिर 9 होगा क्या? नहीं 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 किसी न किसी नंबर से कट जाएगा। 9 का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाता है। इसका मतलब 11 होगा, 13 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जो भी हो रहा हो। फिर इसके बाद कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट वो सारा नंबर जो प्राइम नहीं है, मतलब जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे 4 हुआ, जैसे 6 हुआ, जैसे 8, जैसे 9, जैसे 10, ऐसे बहुत सारा नंबर कंपोजिट हो जाएगा। और एक 1 हो गया विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रखना है इसको, नहीं कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। मतलब 1 को ना हम प्राइम बोल सकते हैं ना कंपोजिट बोल सकते हैं। एक मिनट सर, ना 1 को ना हम प्राइम बोल सकते हैं ना कंपोजिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर? 1 को 1 ही बोलेंगे। 1 को 1 ही बोलना है, ना प्राइम बोल सकते हैं ना कंपोजिट बोल सकते हैं। अच्छा सर कंपोजिट उसको बोलेंगे जिसको सब काट दें? नहीं सब काट दें नहीं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 है ना, 4 लिखा हुआ है, 4 को 1 भी काट सकता है, 4 को 2 भी काट सकता है, 4 को खुद 4 भी काट सकता है। तो किसी नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, तो इसको कंपोजिट बोल रहे होंगे। और ऐसा नंबर जो किसी से नहीं कटे सिवाय खुद के और 1 के, जैसे 2 को हम 2 से ही काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 5 को 5 से ही काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं। ये सारा ऐसा नंबर। अच्छा उतना जैसे डिटेल में नहीं जाने, इतना सबको मालूम होगा कि जो नंबर खुद से कटे और 1 से कटे उसको प्राइम, और जो बाकी और किसी नंबर से कटे उसको कंपोजिट बोल रहे होते हैं। फिर 1 को ना प्राइम बोलेंगे ना कंपोजिट बोलेंगे। इतना सारा चीज आपको आना चाहिए। लेकिन इसमें एक नोट बना के लिख लेना है कि 1 to 50 के बीच में, हालांकि ये सब चीज एकदम डटा हुआ होना चाहिए। 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होता है। 50 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होता है। एक मिनट सब 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर। तो 50 से 100 के बीच में भी तो 15 ही होना चाहिए। नहीं 50 से 100 के बीच में 10 होता है। एक मिनट सर, इसका मतलब 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर हो गया। वाह, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। इसका मतलब टोटल मिला के 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है। इस चीज को याद रखना है। अभी हालांकि प्राइम नंबर का भी अपना डिवीजन है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने का एक बेस्ट तरीका रहेगा, जो आपका A4 शीट वाला जो कॉपी है, जो स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी है, उसको एक पेज इधर होगा और एक पेज इधर होगा। तो पूरा ऐसे इस तरह की कॉपी में लिखिएगा, ताकि जो शुरू से बताया गया पूरे अच्छे से कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि इसको भी आगे फर्दर डिवीजन करना है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा प्राइम नंबर को। फिर समझिएगा इसको प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रिलेटिव प्राइम तो समझ में आ गया होगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा यहाँ पे, 11 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर होंगे। तो रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम, फिर को प्राइम और फिर ट्विन प्राइम। ठीक है, रिलेटिव प्राइम में इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एनी 2 नंबर हैविंग HCF 1, ऐसा कोई भी 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, वो सारा का सारा नंबर रिलेटिव प्राइम की कैटेगरी में आता है। जैसे 2, 3 हो गया, जैसे 3, 4 हो गया, जैसे 4, 5 हो गया। कोई भी 2 लगातार नंबर, जैसे इसका डेफिनेशन ही है कि कोई भी 2 नंबर जिसका HCF 1 हो। तो इसका मतलब 7 और 11 भी हो सकता है। कोई भी 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, वो सबका सब रिलेटिव प्राइम हो जाएगा। एक मिनट से इसका मतलब 15 और 19 भी हो सकता है। हाँ, इसका भी HCF 1 है, तो जिसका भी HCF 1 वो रिलेटिव प्राइम। तो
तो सबसे बेस्ट, जैसे मान लेते हैं कोई एकदम बोतल स्टूडेंट है जिसका दिमाग, जिसके बोतल में ढक्कन ही नहीं है, तो वो तो दिमाग लगा कि सर 2 लगातार कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके बीच उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि कोई भी 2 लगातार नंबर होगा तो पहला एक, या तो अगर इवन है तो अगला ऑड होगा, और एक ऑड है तो अगला इवन हो रहा होगा। तो और एक ऑड एक इवन, या एक इवन एक ऑड हो, तो 2 लगातार नंबर का कभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो कोई भी 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसको हम लोग रिलेटिव प्राइम बोल रहे होंगे। को प्राइम का मतलब हो गया एनी 2 प्राइम नंबर हैविंग एचसीएफ 1, मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम में चला जाएगा। जैसे 2 3, जैसे 3 5 5 7, मतलब इसमें हम कोई भी 2 प्राइम नंबर को लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी 2 प्राइम नंबर का, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर किसी से कटता ही नहीं है, और 2 प्राइम नंबर के सेट को, या ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। सेट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में ऐसे समझ सकते हैं, ए नंबर एनी 2 प्राइम नंबर हैविंग ए गैप ऑफ, या ए गैप ऑफ के यहाँ पे हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ऐसा कोई भी 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर होता है। जैसे 2, जैसे 3 और 5 हो गया, जैसे 5 और 7 हो गया, जैसे 11 और 13 हो गया। तो ये सब ऐसा 2 प्राइम नंबर है जिसके बीच का गैप 2 है, 2 है, 2 है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। हालांकि इसके आगे और भी फर्दर डिवीजन होता है, लेकिन इतने डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। वो सब एक रियल नंबर के बारे में बताया गया कि रियल नंबर को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में। अब इसके जस्ट आगे जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग के एक्सरसाइज में के बुक में जो प्रूफ सब दिया हुआ है उसको कैसे टैकल करना है उसको एक बार यहाँ पे बताते हैं। जैसे उसका बेसिक क्या है कि अगर हम 5 में 2 का डिवाइड कर दें तो 2 बार में डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 लिखा रहा होगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इस 5 को हम लोग 2 into 2 और प्लस में 1 लिख सकते हैं। उसके पहले ये बता दें कि इसको हम लोग रिमाइंडर बोल रहे होंगे, इसको हम लोग क्वोशिएंट बोल रहे होंगे, इसको हम लोग डिवीजर बोल रहे होंगे, डिवीजर, और इसको हम लोग डिविडेंड बोल रहे होंगे। फिर से ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये डिवीजर और ये डिविडेंड है। इसका मतलब जो डिविडेंड होता है, यहाँ पे जो डिविडेंड लिखा हुआ है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, डिवीजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है। अच्छा, इसी को इक्लिप्स डिवीजन लेमा बोला जाता है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा। बस इतना ही है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। मतलब इक्लिप्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर्स के बारे में ये बताया कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तब जो क्वोशिएंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बताया गया वो इनके थ्रू बताया गया, इसलिए इस फॉर्म को, मतलब इस फॉर्म को इक्लिप्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। फिर वो ये भी बताया कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। मतलब ये जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो सर 0 के बराबर कैसे होगा सर? जैसे 6 में 2 का अगर डिवाइड कर दें तो 3 बार में लग जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से 3 बार में 6 आया तो 0 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है। कब? जब 2 से डिवाइड कर रहा है तब। रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा? तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं। तो हमेशा डिवीजर से ही छोटा होगा, डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। जैसे इसको जनरलाइज करने के लिए ऐसे बताया गया कि अगर कोई नंबर हम लोग n ले लें और उसमें अगर हम लोग एक नंबर a का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर क्वोशिएंट q बचता है और रिमाइंडर r बचता है, तो इस n को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स डिवीजन लेमा। n इक्वल्स टू में a टाइम्स ऑफ q प्लस में रिमाइंडर r। इस r को स्मॉल r ही लिखा जाता है बुक में, सब जगह स्मॉल r लिखा हुआ है। और ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा 0 से बड़ा, किसी भी क्वेश्चन में 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन हमेशा छोटा होगा। ये भाग देने वाले नंबर से हमेशा। जैसे
अगर हमको 15 में 3 का डिवाइड करना है तो यहाँ पे 5 छोड़ा होगा, 15 यहाँ पे 0 आ रहा होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। 16 में अगर 3 का डिवाइड करना है तो 5 टाइम्स में 15 यहाँ पे 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। 17 में डिवाइड कर दिया जाए तो 3, 5, 15 और यहाँ पे 2 आ रहा होगा। फिर जो 18 आएगा, अगर हम फिर उसमें 3 का डिवाइड कर दें तभी भी 5 बार 6 बार में लग जाएगा और इस टाइम पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 3 है तो रिमाइंडर 0, 1, 2 हो रहा होगा, कभी भी 3 नहीं हो सकता है। अगर 4 से डिवाइड करें तो 0, 1, 2, 3 होगा, कभी भी 4 नहीं हो सकता है। इसी को जनरलाइज कर दिया गया। जनरलाइज करने का मतलब सेम जो नंबर के फॉर्म में बताया जाता है इसी को वेरिएबल्स के फॉर्म में बताया गया कि n इक्वल्स टू, मतलब ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर बिलोंग्स टू 0 टू द नंबर बाय व्हिच द नंबर इज बीइंग डिवाइडेड। इतना क्लियर होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसको लेके। ये तो 5th क्लास में पढ़ाया गया था सबको, उसी को 10th में रख के एक खवा बना दिया गया कि इसको लेवा बनाया था, बच्चा डर जाता इस नाम से ये क्या है, ये बस यही है। ऐसे नंबर जो 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था वही चीज। अच्छा, एक और चीज, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 को हम लोग 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट से 2 को तो 2.0 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा सर, 2 को तो 2 into 1 भी लिख सकते हैं, हाँ 2 into 1 भी लिखा जा सकता है। अच्छा, मतलब 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 पावर 1 भी, 2.0 भी, 2 into 1 भी लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं क्या? 2 को हो सकता है और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अभी मेरे ध्यान में इतना ही आ रहा है। मतलब हम एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, तो सर क्यों एक्सप्रेस करते हैं सर, इसका जरूरत क्यों पड़ता है, ऐसे क्यों करते हैं इसको? जैसे मान लेते हैं कभी हमको 5.2 में 2 को ऐड करना पड़ गया, तो अगर 5.2 में अगर हमको 2 को ऐड करना पड़ गया तो हम मन ही मन सोचते हैं कि इसमें डेसिमल भी और 0 भी लगा हुआ है, इस 2 को हम लोग 2.0 लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, ये 72 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा सर, मान लेते हैं कि 5/4 है और नीचे में 2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए 5/4 एक साथ और नीचे में 2 है, तो वहां पर बच्चा सोचता है ऐसे कि सर इस 2 के नीचे तो 1 भी होता है। अगर ये 2 के नीचे 1 है तो हम नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हैं 5 into 1 और इस 2 को 4 के पास भेज सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो रहा होगा 5/8। तो इस 2 को हम लोग 2/1 यहाँ पे लिखें, क्योंकि इस फॉर्म के यूज से ही क्वेश्चन बना। इसी 2 को हम लोग 2.0 लिखे यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्म का यूज करने से ये क्वेश्चन बना आसानी से। अच्छा सर, जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट में 2x लिखा हुआ है, 2 पॉइंट में 6x लिखा हुआ है और इसमें से हमको 2 को कॉमन लेना है, तो हम ये सोच रहे होंगे कि इस 2 को तो 2.2 into 1 में लिख सकते हैं और प्लस में इसको 2 into 3x लिख सकते हैं, और इस पूरे में से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे 1 बच रहा होगा और यहाँ पे 3x बच रहा होगा। इसका मतलब इसी 2 को हम लोग, इस 2 का ये फॉर्म का यूज यहाँ पे किया गया, 2 की जगह पे 2.1 लिखा गया ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। मतलब एक ही नंबर को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, ताकि मेरा सॉल्यूशन आसानी से आ रहा हो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे इस रियल नंबर चैप्टर में भी अप्लाई होता है, जो कि स्टार्टिंग का प्रूफ दिया हुआ है एक एक्सरसाइज के, जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में सब में प्रूफ दिया हुआ है। जैसे इसी चीज को अगर जनरलाइज करें, मेरे पास एक नंबर n है, इस नंबर को इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाई 2 और मान लेते हैं कि क्वोशिएंट q है और रिमाइंडर r है, इसका मतलब इस n को हम लिख सकते हैं 2 times of q और प्लस में r। इसी n को इफ आई डिवाइड बाई 3 और सपोज दैट द क्वोशिएंट इज q एंड रिमाइंडर इज r, then again this n can be expressed as 3 times of q plus r. Similarly, if the same number is divided by 4, again the quotient is q and the remainder is r, then I would write n equals to 4 times of q and plus remainder equals to r. Again, if this number n is divided by 5 and the quotient is q and the remainder is r, then this n can be expressed as 5q plus r. एक मिनट से आप इंग्लिश में बोले सर, आप हिंदी में बोले सर, हिंदी में बोले सर, हम लोग सीबीएसई स्कूल में है लेकिन हम लोग को हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, हिंदी ही बोलिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि n में अगर 3 का डिवाइड कर रहे हैं, q कोसेंट है, r रिमाइंडर है, तो इस n को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे, 5 से ऐसे, सर 6 से तो वो खुद से डिवाइड करिए, 6 से करेंगे तब यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमको ये ध्यान देना, मेरे ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिमाइंडर होगा
वो हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन भाग देने वाले नंबर से छोटा। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवाइड करने वाले नंबर से छोटा। अगेन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिखा रहा होगा, यहाँ पे 4 लिखा रहा होगा। सर ये सब क्यों बता रहा है सर, क्या काम है इसका? फालतू में एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 से 3 से, ये तो हम लोग भी कर देंगे, क्यों बताया आपके? तो ये बताने का यही कारण है, जैसे इसके पहले बताया गया कि हम लोग 5 में 2 का, 3 का, 4 का डिवाइड करके भी दिखा रहे थे, वैसे ही कोई वेरिएबल नंबर दे दिए, उसमें अगर अलग अलग नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम नंबर को इस फॉर्म, इस फॉर्म, इस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं। सिंगल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स एंड, मतलब जितना सारा नंबर आपको इनफाइनाइट फॉर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। सिंगल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इनफाइनाइट फॉर्म्स, इनफाइनाइट फॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन उसको किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में, 4 से डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में। तो सर एक मिनट, इसका यूज कहाँ पे है? ये क्यों ऐसे क्यों बता रहे हैं अलग अलग फॉर्म में? इसका यूज वहां पे आ गया, जैसे 2 का यूज हम लोग 2.0 भी कर रहे थे, 2 into 1 भी कर रहे थे, 2/1 भी कर रहे थे, कभी कभी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में 2 का पावर 1 का भी यूज किया जाता है। सेम प्रोसेस से जैसे जो हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सब है उसमें कभी हम इंटीजर पे इसका यूज कर रहे होते हैं, इंटीजर पे इसका, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि अगर हम नंबर में 3 का फॉर्म दिया हुआ है तो इसका यूज कर रहे होंगे, 4 का फॉर्म दिया हुआ है तो इसका, कभी 4 का फॉर्म दिया हुआ है तो 2 का भी यूज कर सकते हैं, 4 का भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन बनाते समय आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके जस्ट बाद हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। So that n square minus 1 is divisible by, अगर इंग्लिश में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, डिविजन बाई 8 इफ n is an odd पॉजिटिव इंटीजर। जैसे इस तरह के क्वेश्चन में हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे इसके लास्ट में ये मेंशन कर दिया कि n जो है वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हमको पता है कि इंटीजर जो होता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे का नंबर, और -1, -2, 3 ऐसे पीछे का नंबर होता है। तो जैसे ही पॉजिटिव का बात हो रहा है तो निगेटिव को हटा रहे होंगे, और उसमें भी ऑड का बात हो रहा है तो 0 को, 2 को, जब ये सारा नंबर हट जाएगा तो बच जाएगा कौन? 1, 3, 5, इस तरह से नंबर बच जाएगा। लेकिन चूंकि n को वेरिएबल के फॉर्म में ही रखना है इसलिए हम ऐसे 1, 2, 3 करके यहाँ पे रख के नहीं दिखा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो अभी लास्ट में बताया गया, जो सबसे लास्ट में बताया गया उस फॉर्म का यूज होगा। मतलब ये जो n है, अगर जो इसके पहले बताया गया है उसमें क्या लिखा गया था कि अगर n में 2 का डिवाइड करते हैं तो n को हम लिख सकते हैं 2q प्लस r, ठीक है। n को हम 3q प्लस r भी लिख सकते हैं, इसको 4q प्लस r भी लिख सकते हैं, इसको 5q प्लस r भी लिख सकते हैं। अभी वही चीज बता रहे थे कि जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन से फॉर्म का यूज करना है हमको। अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है, जब भी ये फॉर्म होगा तब तक वो नंबर 8 से डिवाइड होना होगा। कब? जब n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तब। अच्छा, अब हमको कौन से फॉर्म का यूज करना है ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, उसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि सारा क्वेश्चन n पे डिपेंड है। तो n तो दिया ही होगा, इसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है। लेट, इसके सॉल्यूशन में ऐसे लिखना है, लेट n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल्स टू 2q प्लस में r। हम मान लेते हैं कि n को 2q प्लस r के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, ये मन ही मन सोच लेना है, मन ही मन ऐसे सोचना है कि हम इस n में 2 का अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आर क्वेश्चन क्यों है, तो n को लिख सकते हैं 2q प्लस r, और जब ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो अपने आप r 0 से बड़ा और 2 से छोटा हो रहा होगा। इतना क्लियर हो रहा होगा सबको। इसके जब हम 3q प्लस r भी लिख सकते हैं, 4q, 5q प्लस r, कुछ भी लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। ये स्टेटमेंट लिखने का ये मतलब होता है कि r 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, और यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब r की जगह पे हम 0 लेंगे। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है, कभी जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो 0 से 2 के बीच में पहला इंटीजर 0 होगा, दूसरा 1 होगा, और 2 पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब हम 2 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब
अगर आर का वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो एन इक्वल्स टू 2q होगा। अगर हम आर का वैल्यू 1 पुट कर दें तो एन इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। फिर से समझाते हैं इसको, हो सकता है बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है बहुत लोग देखते इसके सो में होंगे, नहीं समझ में आया होगा। ये लिखने का मतलब हुआ कि आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 पे यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। 0 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो अगर इस आर के वैल्यू 0 को अगर यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एन इक्वल्स टू कितना होगा 2q प्लस में 0, और आर की जगह पे अगर 1 पुट कर दे तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 हो जाएगा। तो जब हम n को ऐसे लिख रहे हैं तो ये अपने आप में इवन नंबर है, ये स्टार्टिंग में ही बताए थे। जो 2q का फॉर्म होगा हमेशा इवन होगा, और जो 2q प्लस 1 का फॉर्म होगा वो हमेशा ऑड होगा, है ना, हमेशा ऑड होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमको करना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब जब n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑड का मतलब हमको सिर्फ इस फॉर्म को कंसीडर करना है। ये एक पहला क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से टाइम लेके समझना है। इस फॉर्म पे आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये बस समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हमको चेक करना है। एक बार एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए तो फिर हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हमको इसमें करना क्या है, जैसे n इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो गया, हमको सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर को लेना था, तो इसको रिजेक्ट कर देना सोल्यूशन में, इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन n का जो ये आंसर हुआ हमको इसको इसमें पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिखाना है कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इफ n इक्वल्स टू 2q प्लस 1, देन जो n स्क्वायर माइनस 1 होगा उसमें हम n की जगह पे अगर 2q प्लस 1 पुट कर दें, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे चला गया। इसका मतलब ये 2q प्लस 1 हो गया, a प्लस बी इंटू में a और माइनस का b, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये 2q प्लस 2 हुआ, दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो q प्लस 1 हो जाएगा, और ये सिर्फ 2q। इसका मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं, ये जो 2q है इसका 2 और इसका 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 टाइम्स ऑफ q इंटू में q प्लस 1 होगा, में आ गया होगा 4q प्लस 1। इसके आगे अब ऐसे समझना है इसको कि इसको एक बार हटा देते हैं। कहते ये 4q इंटू में q प्लस 1 हुआ, तो n इक्वल्स टू में 4 टाइम्स ऑफ q इंटू q प्लस 1 हो गया। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ, अगर हमको ये दिखाना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं, कोई हमसे पूछे कि 8 इंटू में 3 लिखा हुआ है, क्या ये 8 से कटेगा, तो हाँ ये 8 से कटेगा, क्योंकि 8 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट रहा होगा। कोई हमसे पूछे कि 4 इंटू 3 लिखा हुआ है, क्या ये 8 से पूरा पूरा कटेगा, तो 4 से तो ये 2 बार में कट रहा होगा, लेकिन 2 इसको पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो नीचे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तब हम ये बोलते हैं कि ये पूरा पूरा नंबर कट रहा है दूसरे से। तो अगर हम इसमें 8 का डिवाइड करते हैं तो 4 से तो ये 2 बार में कट रहा होगा, लेकिन 2 इसमें से किसी को नहीं काट रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इसको हम क्लियरली ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये 8 से कट रहा है। क्लियर हो पा रहा होगा सबको, नहीं होगा तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर देंगे। इसका मतलब ये जो 2q का फॉर्म हुआ इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसे इसको ऐसे समझिएगा कि n इक्वल्स टू में पहला फॉर्म था 2q प्लस r का, n इक्वल्स टू में दूसरा फॉर्म था 3q प्लस r का, n इक्वल्स टू में 4q प्लस r, वैसे ही n इक्वल्स टू में 5q प्लस r। हमको ऐसे समझना है। अगर कभी क्वेश्चन में 2 से डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो हमेशा इस फॉर्म का यूज करना है। कभी क्वेश्चन में 4 से डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन में 8 से डिवाइड वाला क्वेश्चन आ जाए तो 8 से डिवाइड वाले क्वेश्चन में कभी भी 2q का यूज नहीं करिएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये सब एक ट्रिक है, समय बचाने का एक तरीका है। कभी भी क्वेश्चन में 8 का डिवाइड वाला क्वेश्चन आ जाए तो ना इस फॉर्म का यूज करना है, न इस फॉर्म का यूज करना है, सीधा 4 का यूज करना है। 4 के यूज पे लगभग क्वेश्चन बन जाता है, या तो 4 के यूज से अगर नहीं बनता है तब जाके 8 का यूज करना है। कभी 5 से डिवाइड वाला क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट 5 वाला का यूज करना है। 3 का तो 3 से, अगर 6 के फॉर्म का यूज कर कहा जाए 6 से डिवाइड वाले का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम 3 का भी यूज कर सकते हैं, और अगर 3 से क्वेश्चन नहीं बनता है तो 4 का भी यूज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन बनाते बनाते और क्लियर होगा। इसका मतलब जो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्म लेके बना रहे थे, क्वेश्चन नहीं बना तो हमको नेक्स्ट फॉर्म लेना है, लेट n इक्वल्स टू में 4q प्लस r। हर एक चीज पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे होंगे, बहुत चीज आप लोग सुन के भी समझ सकते हैं। n को अगर हम 4q प्लस r का फॉर्म मानते हैं, इसका मतलब ये जो r है, r मतलब रिमाइंडर है, ये 0 से 4 के बीच में हो रहा होगा। अच्छा, 0 से 4 के बीच में जो r है मतलब जो इंटीजर है वो क्या क्या हो सकता है।
आर का मतलब हो सकता है 0, आर का मतलब हो सकता है 1, आर का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 4 पे इक्वल का साइन नहीं होता है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं है ना, n को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तभी तो q और तभी तो r बच रहा है, तभी n को लिख रहे हैं 4q प्लस में r। तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कभी भी उसके बराबर नहीं होता है, इसलिए r की जगह पे हम लोग 4 को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। तो जब r का वैल्यू 0 होगा, जब यहाँ पे हम 0 रख रहे होंगे यहाँ पे, मतलब n इक्वल्स टू में 4q होगा। जब r का वैल्यू 1 होगा तो 4q प्लस 1 हो रहा होगा, और जब r का वैल्यू 2 होगा तो 4q प्लस 2 होगा, और उसी तरह से 4q प्लस 3 हो जाएगा। बहुत क्लियर है, इससे ये सबको क्लियर हो रहा होगा कि इसको इवन बोल रहे होंगे, ये जो है इवन है, ये भी इवन है, क्योंकि इस पूरे में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 2q प्लस 1। इस पूरे में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2q और यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसका मतलब ये 2 से पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये भी इवन का फॉर्म, ये भी इवन का फॉर्म। इसका मतलब चूंकि हमको n का सिर्फ ऑड फॉर्म ही लेना है, तो हम इस फॉर्म को और इस फॉर्म को छोड़ रहे होंगे, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। इसका मतलब n या तो ऑड फॉर्म में ऐसे हो सकता है, n या तो ऑड फॉर्म में ऐसे हो सकता है। इसका मतलब अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 को चेक करना चाहते हैं, n की जगह पे अगर हम 4q प्लस 1 रखते हैं, यहाँ लिख देना होगा फॉर n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 ऑड फॉर्म में। अच्छा, ये बहुत लोग को डाउट हो रहा होगा कि सर ये 4q प्लस 1 ऑड कैसे हुआ। तो आप q की जगह पे कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू पुट करें तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिल रहा होगा। कोई भी अपने मन से पुट करके देख लीजिए, 2, 4, 6, कुछ भी अपने मन से जो रखना है, अगर q की जगह पे रखते हैं तो हमेशा एक ऑड नंबर मिल रहा होगा। इसका मतलब इस n को अगर यहाँ पे पुट करते हैं, मतलब 4q प्लस 1 की जगह पे, अच्छा ये जो 1 है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये ए स्क्वायर माइनस, बहुत लोग का मानना है तो ए प्लस बी का स्क्वायर करके भी खोल सकते हैं, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए में बी को ऐड कर रहे होंगे तो 4q प्लस 2 हो जाएगा, और जब ए में से बी माइनस होगा तो ये सिर्फ 4q बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये वाला 4 यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं। जब 2 कॉमन हुआ तो 2q प्लस 1, और जब यहाँ 4 इधर से हटा लिए तो साइड में सिर्फ q बच गया। ये जो नंबर आया ये 8 टाइम्स ऑफ 2q प्लस 1 इंटू में q, और यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इस पूरे के साथ साइड में कितना लिखा हुआ है 8। इसका मतलब ये जो नंबर है 4q प्लस 1, अगर इसको इस फॉर्म में रख दें तो जो आंसर आ रहा होगा वो हमेशा 8 से कट रहा होगा। अगर हम n का अगला वैल्यू लेते हैं 4q प्लस 3, अगर ये वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मतलब n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो दोनों का सम 4q प्लस 4 होगा, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4q प्लस का 2। इसमें से 1 माइनस होगा और इसमें 1 ऐड होगा, यहाँ पे इसमें से 4 कॉमन होगा और इसमें से 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा q प्लस 1, और जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2q प्लस 1 बच रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसे अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं 8xy 8 से कटेगा तो हाँ कटेगा, क्योंकि बीच में सबके बीच में इंटू है, 8 से डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा। सेम चीज यहाँ भी समझना है कि ये अपना एक अलग नंबर, ये एक अलग नंबर, लेकिन यहाँ पे 8 तो मिला हमको, अगर 8 मिला मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से कटता है। इस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन और ज्यादा आगे आएगा वैसे वैसे लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को हमको बनाना है। सो दैट फॉर एनी positive or any positive integer n comma n cube minus n is divisible by 6। हमको ये प्रूफ करना है कि अगर n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए पहले बताया गया था कि जो नंबर सिस्टम है उसको अच्छे से समझना जरूरी है। इंटीजर का मतलब 0 भी होता है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4 आगे तक नंबर, और निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है -1, -2, -3 और ये पीछे तक। इस चीज का ध्यान रखना है, ये न्यूट्रल नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन में इसी पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो वो हमेशा 6 से कट रहा होगा। अब इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है जनरलाइज करके। अब जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, इसमें वैसे ही मानेंगे लेट। अब जैसे हमको पता है कि n का बहुत सारा फॉर्म होता है, 2q प्लस r, 3q प्लस r,
4 क्यू प्लस आर, ये स्टार्टिंग में बताया जा चुका है कि कैसे हम लोग इस फॉर्म को दिखाते हैं, 6 क्यू प्लस आर। अब जो इसके लिए आर होगा वो 0 से 2 तक जाएगा, 0 से 3 तक, 0 से 4 तक, वैसे आगे। तो अगर 6 से डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमको कौन से फॉर्म का यूज करना है, ये पता लगाने के लिए हमेशा हमको चेक करना है कि 6 का फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 3 है। तो हम 2 के फॉर्म का भी यूज करके बना सकते हैं, 3 के भी फॉर्म का यूज करके बना सकते हैं, और अगर दोनों पे क्वेश्चन नहीं बने तो सीधा 6 के फॉर्म का यूज करना है। ये होता है एक तरीका कि हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। तो 6 का जब क्वेश्चन आएगा तो हमको डायरेक्ट 6 का ही यूज करना है, क्योंकि जैसे एक बार देख लीजिए, अगर n को हम 2q प्लस 1 2q प्लस आर लिखते हैं तो तब जो रिमाइंडर होगा वो तो 0 से 1 के बीच, 0 से 2 के बीच में जा रहा होगा। इसका मतलब जब r का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, n का आंसर आ रहा होगा सिर्फ 2q, प्लस में 0 का कोई मतलब नहीं है, और जब r का वैल्यू 1 होगा तो n इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हो रहा होगा? और ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में इवन ऑड का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया गया है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी ऑड नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर होता है और इवन नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब हमको इस फॉर्म का भी यूज करना है, इस फॉर्म का भी यूज करना है। अगर इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए n क्यूब माइनस n में, अगर हम इसको रख दें 2 क्यूब का होल क्यूब माइनस में 2 क्यूब, तो ये 2 क्यूब 3 बार, 2 क्यूब सिर्फ एक बार। अगर दोनों जैसे 2 क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 क्यूब का स्क्वायर बचेगा, मतलब 4 क्यूब स्क्वायर, और माइनस ये पूरा पूरा निकल गया, तो मतलब सिर्फ 1 बच रहा होगा। अब हम इसको दिखा ही नहीं सकते कि ये 6 से नंबर कटेगा, ये 2 से तो 3 बार में कट जाएगा, लेकिन 3 इसको या इसको काट रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल्स के फॉर्म में है तो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं, मतलब 2 का फॉर्म इसमें नहीं चलेगा। अगर यहाँ 3q वाला भी फॉर्म होता, 3q भी रखते हैं यहाँ पे, तो 3q कॉमन हो रहा होता और यहाँ कुछ बचता, 3 से तो ये 2 बार में कट जाता, लेकिन 2 इसको काटता है या नहीं काटता वो क्लियर नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस 6 वाले क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा होता है कि हम डायरेक्ट 6 का ही यूज कर लें, इस फॉर्म का यूज कर लें, मतलब यहाँ पे 6 लिख दें और यहाँ पे भी 6 लिख दें। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। इफ r इक्वल्स टू 0, अगर r 0 है तो n क्या होगा? अगर r 0 होगा, r के नाम पे कितना वैल्यू जा सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नहीं बता रहे होंगे, कुछ बताएंगे, बाकी अपने से कर लीजिएगा। अगर r के नाम पे अगर हम 0 लेते हैं और यहाँ अगर 0 पुट करते हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6q, n का वैल्यू 6q हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब जो nq माइनस n है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, और फोकस अगर इस पे करते हैं तो n का आंसर आना चाहिए इस फॉर्म से। अब इस फॉर्म में कौन से फॉर्म का यूज करना है वो डिपेंड करेगा किससे डिवाइड किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में कौन से नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अगर 2 से ही डिवाइड किया जा रहा है तो ये फॉर्म, 3 से ही डिवाइड किया जा रहा है तो ये फॉर्म, 4 से ही डिवाइड किया जा रहा है तो जब 4 का क्वेश्चन आ जाए तो 2 का यूज पहले करना है, तब अगर नहीं हो तो 4 का। अच्छा, अगर 5 का यूज आ रहा है तो डायरेक्ट 5 का, 6 का यूज आ रहा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में डायरेक्ट 6 का। अगर 8 वाले का क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ 4 का करना है, 4 से ही क्वेश्चन बन जाता है, ये एकदम फिक्स है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अगर n का वैल्यू r का वैल्यू 0 है तो n का वैल्यू 6q, और अगर 6q होगा और 6q को अगर इसमें पुट करते हैं यहाँ पे तो ये nq माइनस 1 बनना होगा, 6q का होल क्यूब माइनस में 6 का 6q। ये 6 का क्यूब है, यहाँ 6 एक बार है, मतलब 6 एक बार कॉमन हो सकते हैं, और क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बच रहा होगा? पावर में 2 बच जाएगा, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है, एक बार कॉमन हुआ तो 2 बार बच जाएगा, मतलब 36 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच रहा होगा। अब यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है क्लियरली, ये मतलब 6q इंटू में 36 क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 6। ये 6 से, ये ना 6 इंटू में q इंटू में 36 क्यू स्क्वायर माइनस का 1 लिखा हुआ है, और ये पूरा पूरा 6 से कटेगा, ये पूरा पूरा 6 से कट जाएगा, बस एक स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे, दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाई 6q। अच्छा, अगर r का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे 1, मतलब n का आंसर कितना हो जाएगा? 6q प्लस में 1, r की जगह पर अगर 1 पुट कर दे तो n का आंसर हो जाएगा 6q प्लस 1। और अगर r का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, n का वैल्यू 6q प्लस 1 होता है, इसका मतलब nq माइनस n में अगर इसको पुट कर दें इस वैल्यू को, ये हो रहा होगा 6q प्लस 1 का क्यूब माइनस में 6q प्लस 1। अब ऐसे समझिएगा 6q प्लस 1 3 बार आया, 6q प्लस 1 सिर्फ एक बार आया, तो दोनों जैसे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 6q प्लस 1 3 बार, एक बार में सिर्फ एक बार कॉमन होगा,
और अंदर में क्या बच रहा होगा 6 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस ये चूंकि पूरा का पूरा निकल गया तो सिर्फ 1 बच रहा होगा 6 प्लस 1 ये ए स्क्वायर है 1 मतलब 1 का स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी। जब 6 प्लस 1 में 1 ऐड हो रहा होगा तो प्लस 2 हो जाएगा और इसमें से जब 1 घट रहा होगा तो सिर्फ 6 होगा। इसका मतलब हम इस ब्रैकेट को घटा सकते हैं। मतलब मेरे पास ये 3 नंबर आ गए ये इंटू ये इंटू ये। अब कोई भी ये देख के बता सकता है ये तो 6 से नहीं कटेगा ये भी 6 से नहीं कटेगा लेकिन ये नंबर पूरा पूरा 6 से कट जाएगा क्योंकि क्यू के बगल में कितना लिखा हुआ है 6 तो लिख देंगे यहाँ पे ऐसे दिखा देना है इस 6 को साइड में लिख देना है फिर क्यू को और बाकी ये जो नंबर है बाकी ये जो नंबर है और उसके बाद फिर से ये स्टेटमेंट लिख देना है क्लियरली दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। तो सेम प्रोसेस हमको 5 बार दिखाना होगा। फिर आर का वैल्यू 5 रखेंगे आर का वैल्यू 2 रख रहे होंगे फिर यहाँ पे आर क्यू प्लस 2 आ रहा होगा फिर इस 2 को इसमें रखेंगे 6 प्लस 2 6 प्लस 2 वैसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस तरह से पहले तो हमको ये देखना है इनका कौन सा फॉर्म का यूज करना है और ये कैसे मालूम चलेगा वो डिपेंड करेगा 6 पे 2 लिखा रहे तो सिर्फ इस फॉर्म 3 में ये फॉर्म 4 में 2 का फॉर्म या 4 का फॉर्म 5 के लिए सिर्फ 5 का फॉर्म 6 के लिए सिर्फ 6 का फॉर्म 8 के लिए 4 का यूज कर सकते हैं 4 ही से क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग को इस तरह से बनाना है नोट कर लीजिएगा इसको।